हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के इस एपिसोड में। इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है, रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि आप बाजार में सही डिसीजंस ले सकें। दोस्तों, जब कभी भी कार कंपनीज कोई नई कार्स लॉन्च करती है तो उनकी स्ट्रेस टेस्ट जरूर करती है ताकि रियल लाइफ सिचुएशन में अगर कोई एक्सीडेंट हो तो आप सेफ रहो। ठीक इसी तरीके से जब कभी भी आप बाजार में कोई कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उनकी स्ट्रेस टेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपने स्ट्रेस टेस्ट करके कंपनीज में इन्वेस्ट किया है तो आपके सक्सेस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। आज की हमारी जो गेस्ट है वो स्ट्रेस टेस्टेड इन्वेस्टिंग की एक्सपर्ट है। इन्हें आप काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हो। ये सैमको की रिसर्च हेड रह चुकी है और इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर काफ़ी यूनिक पोर्टफोलियोज बनाए हैं जिन्होंने निफ्टी को भी बीट किया है। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की है, इसके बाद इन्होंने एमबीए फाइनेंस किया है और सीएफए के 2 लेवल्स भी क्लियर कर चुकी है। बाजार में इन्वेस्टमेंट्स के अलावा इन्हें रीडिंग, एडवेंचर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का भी काफ़ी शौक है। इनका लिखा हुआ एक ऐसे सिलेक्ट हुआ था जो कि इन्होंने पूर्व प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पर्सनली प्रेजेंट किया था। तो चलिए स्वागत करते हैं निराली भंसाली जी का, जो कि इंडिया की सबसे यंगेस्ट फंड मैनेजर है। Nirali, welcome to the show. We are pleased to have you here. थैंक यू सो मच अपूर्वा फॉर द काइंड वर्ड्स और जो सब आपने अच्छी चीजें मेरे बारे में बताई है। थैंक यू। एब्सोल्युटली। सो आज हम आपसे काफ़ी कुछ सीखने के लिए एक्साइटेड तो है ही, लेकिन सबसे पहली बात मुझे आपको ये करनी है कि जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब वाला जो किस्सा था उसके बारे में कुछ बताइए। ये एक मेरे स्कूल टाइम का एक अपॉर्चुनिटी मिला था जहाँ पे हमें ऐसे राइटिंग करना था एंड इंडिया की सब स्कूल्स में ये गया था और मैंने अप्लाई किया था और उनको मेरा ऐसे पसंद आया तो वो एक बुक में छप गया था और हमें दिल्ली बुलाया था उनको ये प्रेजेंट करने के लिए खुद। तो ये था एक्चुअली पूरा किस्सा एंड आई वाज ऑनर्ड। और एक्चुअली वो मेरा दिन का एज इन पूरे जन्म का बेस्ट दिन था बिकॉज इट वाज एन ऑनर टू present something to आई थिंक सो दैट वुड बी द मोस्ट मेमोरेबल डे ऑफ योर लाइफ। definitely it was the most memorable day of my life. आई एम श्योर कि मार्केट्स पे भी आपकी जर्नी काफ़ी मेमोरेबल रही है अब तक की। तो आपकी मार्केट्स की जर्नी के बारे में बताइए, आप मार्केट्स में कैसे आई और अब तक क्या आपका लर्निंग रहा है? डेफिनेटली। तो शुरू तो हुआ मेरे इंजीनियरिंग डेज से बट बीच में ही पता चल गया कि वो मेरा फोर्टे नहीं है और मे बी वहाँ पे पैशन तो था ही नहीं। तो मेरा मार्केट्स में इंटरेस्ट हमेशा से ही रहा है और तभी इंजीनियरिंग के बीच में मैंने सोचा कि अभी मुझे जो एक्चुअली इंटरेस्टिंग लगता है कि मार्केट्स, लुकिंग एट स्टॉक्स, सीइंग कंपनीज, तो मुझे उसमें ही जाना चाहिए। तो एक्चुअली फिर मुझे याद है क्लियरली कि मैं घर गई थी और मेरे भाई की कॉमर्स बुक्स मैंने लिए, सब खोल के पढ़ा कि क्या है अकाउंटिंग, क्या है, तो खुद से ही सब सीखा है। एंड उसके बाद इसलिए मैंने फिर एमबीए इन फाइनेंस के लिए अप्लाई किया एंड तभी से मेरी जर्नी एक्चुअली शुरू हुई है। और उसके बाद भी एक्चुअली जो मेरी पहली जॉब थी आफ्टर एमबीए, उसमें भी आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने प्राइवेट इक्विटी को असिस्ट किया, उनके लिए फाइनेंशियल मॉडलिंग किया कि वो दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसा डाल सके। सो दैट हैज़ बीन एक्चुअली माय एंटायर जर्नी फ्रॉम साइंस टू द फाइनेंस वर्ल्ड। श्योर, एब्सोल्युटली। सो इंटरेस्टिंग है काफ़ी जर्नी आपकी। और सैमको में आने के बाद तो आपकी जर्नी या आपने जो काम किया वो तो खैर सब लोग जानते ही है, बट शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि स्टॉक बास्केट में जो पोर्टफोलियोज बनाए हैं उनमें भी आपने काफ़ी अच्छा खासा रोल निभाया है, बहुत ही अहम भूमिका निभाई है पोर्टफोलियोज डिज़ाइन करने में। तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। राइट, तो वो भी एक एक्चुअली अलग सा एक्सपीरियंस था। तो अभी जो फंड मैनेजर का रोल है और वो उसमें थोड़े थोड़े सिमिलैरिटीज तो है ही डेफिनेटली। तो वो एक मॉक जैसा हो गया था एट दैट टाइम जो अभी के लिए मुझे प्रिपेयर कर रहा है। यस, बट उसमें भी हम लोग ने काफी रिसर्च किया, सब कंपनीज के फंडामेंटल्स देखे थे और फिर ये बास्केट्स बनाए हैं जो
लोगों के लिए एक्चुअली उनके हिसाब से वो उसमें पैसा डाल सके एंड तो यही बेसिकली जर्नी रहा है एंड लकीली सिंस द इंसेप्शन आवर स्टॉक बास्केट्स हैव आउट परफॉर्म्ड ओवर 10%. तो ये क्रेडिबिलिटी रहा है ऑफ आवर जो हम लोग ने एफर्ट डाला था टू मेक दोज बास्केट्स. एब्सोल्युटली. तो जो ये स्ट्रेस टेस्टेड इन्वेस्टिंग के जो सीड्स है वो एक्चुअली स्टॉक बास्केट में ही बोए गए थे और उसका परिणाम है कि आज आप एक सैमको म्यूचुअल फंड की फंड मैनेजर हो और हमारे साथ बात कर रही हो स्ट्रेस टेस्टेड इन्वेस्टिंग के बारे में. तो स्ट्रेस का सब लोग जानते हैं कि मार्केट्स में और लाइफ में स्ट्रेस काफ़ी है आजकल. तो पोर्टफोलियो में तो एटलीस्ट हम स्ट्रेस कम करें. तो लेट्स पुट द कंपनीज थ्रू अ स्ट्रेस टेस्ट एंड देन पिक आउट द वंस विच ट्रूली परफॉर्म वेल. तो स्ट्रेस टेस्टिंग के बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए. सो ये स्ट्रेस टेस्टेड इन्वेस्टिंग बेसिकली हम उसमें देखते क्या है कि कंपनीज एंड्योर होते हैं और वो कंपाउंड हो सकते हैं कि नहीं. तो टू एक्सप्लेन इट वेरी सिंपली, तो आप देखते हो आरबीआई भी कंपनीज को, बैंक्स को स्ट्रेस टेस्ट करता है. हाँ, सो हम वैसे ही इन्वेस्टमेंट्स को करते हैं. बट स्ट्रेस टेस्टिंग होता क्या है? तो दो चीज है जिसकी वजह से हम ये स्ट्रेस टेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके आए हैं. पहला है तो लाइव्स ऑफ बिजनेसेस आर गेटिंग स्मॉलर. तो पहले 1955 में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ अ कंपनी 75 इयर्स था. वो अभी गिर के 15 साल हो गया है बाय 2015. आप सेंसेक्स में भी देखो तो ओवर अ डेकेड क्या हुआ है कि 30 कंपनीज में से 24 कीप गोइंग इन एंड आउट. सिर्फ 6 कंपनी है, केवल 6 कंपनी जो एक्चुअली टिकी रहती है. तो वो कैसे, क्या बोलते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बन गया है एक्चुअली. सो ये कंपनीज के लिए भी अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है. बिजनेसेस के लिए भी बहुत अभी अप्लाई होता है. एंड सेकेंड रीजन है कि हम लोग ने देखा है कि देयर इज ओनली वन ड्राइवर फॉर ग्रोथ इक्विटी में जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देता है, और वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. तो बिजनेसेस ये अभी तो जनरेट में भी कर सकते हैं, बट क्या आगे जाके जब स्ट्रेस आता है, सपोज या पैंडेमिक आ गया या कुछ आया, तब वो ऐसे ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर पाएगा कि नहीं. तो इसलिए हम ऐसी बिजनेसेस खोजना चाहते हैं जिनके पास बहुत सारा फ्री कैश हो, तो वो अपने ही बिजनेस में डालते रहे एट हायर एंड हायर रेट. तभी वो आगे जाके भी वो आरओसी सस्टेन कर पाएगा. वरना वो आगे जाके वही रिटर्न्स देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब कंपनी को आप स्ट्रेस में डालते हो या कुछ क्राइसिस हो जाता है मार्केट में. तो इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट स्ट्रेस टेस्टेड इन्वेस्टिंग का लेके आए हैं. श्योर, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और हमने सैमको म्यूचुअल फंड की एड्स भी देखी है काफ़ी. तो एड्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वहाँ पे हम एक ये हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क की बातचीत करते हैं उन एड्स में. और इन जनरल भी हमने हेक्साशील्ड के बारे में बहुत कुछ सुना है. तो ये हेक्साशील्ड एग्जैक्टली क्या है और हाउ कैन इट हेल्प आइडेंटिफाई गुड कंपनीज टू कॉमन रिटेल इन्वेस्टर्स? सो जो हमारा हार्ट है स्ट्रेस टेस्टेड इन्वेस्टिंग का, इट इज नथिंग आरओसी एंड री इन्वेस्टमेंट रेट. मतलब बिजनेसेस जो हाई आरओसी जनरेट करते हैं और आगे भी कर पाएंगे सस्टेनेबली, और वो अपना फ्री कैश फ्लो अपने ही बिजनेस में डालते रहेंगे, वो हमारा हार्ट है हेक्साशील्ड का. इसके अलावा बेसिकली हेक्साशील्ड मतलब हम लोग ने 6 पिलर आइडेंटिफाई किए हैं और बिजनेसेस को हम ये पिलर्स में डालेंगे और देखेंगे क्या वो सर्वाइव हो पाते हैं, क्या वो आरओसी जनरेट कर पाते हैं इसके बाद भी. और कोई भी बिजनेस अगर ये 6 में से एक भी पिलर क्लियर नहीं करता है तो वो हमारे इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में नहीं आएगा. तो मतलब फॉर अ बिजनेस टू क्लियर इट हैज टू क्लियर ऑल 6 पैरामीटर्स. एक भी पिलर में वो फॉल्टर नहीं हो सकता. तो ये 6 पिलर्स क्या है एग्जैक्टली? श्योर. तो पहले तो मैं आपको ये 6 पिलर के नाम बता देती हूँ जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ. पहला है हमारा री इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ स्ट्रेस टेस्ट. सेकेंड इज बैलेंस शीट एंड डेट स्ट्रेस टेस्ट. थर्ड है कैश फ्लो स्ट्रेस टेस्ट. फोर्थ इज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एंड प्राइसिंग पावर स्ट्रेस टेस्ट. Fifth is corporate governance stress test, and last, sixth one is regulatory stress test. Okay, so let's look at all the 6 pillars one by one. तो सबसे पहले पिलर के बारे में बताइए. Yes, so हमारा पहला पिलर है रीइन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ स्ट्रेस टेस्ट. तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो बिजनेस है उसमें हम चेक करते हैं कि क्या वो उसी रेट से आरओसी दे पाएगा और वो रीइन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में कितना करता है. मतलब हम एक बिजनेस को रिसेशन में डाल देंगे
और फिर देखेंगे उसका परफॉर्मेंस और उसका सर्वाइवेबिलिटी, और देखेंगे कि उसके बाद भी क्या वो रह पाता है बिजनेस में, धंधे में। क्योंकि आप अगर देखिए कोविड के टाइम क्या हुआ, बहुत सारे बिजनेसेस जो वीकर थे वो सब ठप पड़ गए। एग्जैक्टली। तो इसके बाद ही बहुत कम बिजनेसेस बचे हैं। तो यही हमें चेक करना है पहले से ही कि आगे जाके क्या वो बेनिफिट दे सकता है इन्वेस्टर्स को या फिर पैसे गवा देता है। तो मेरे ख्याल से ये जो टेस्ट पास करने वाले बिजनेसेस होंगे वो ऐसे होंगे जिनकी जो प्रोडक्ट्स है वो हमें रेगुलर इस्तेमाल के लिए चाहिए ही होते हैं। सो आई थिंक एफएमसीजी कंपनीज या फिर फार्मा हो गया, जो ऐसी कुछ सेक्टर्स मेरे ध्यान में आते हैं कि जो ये पिलर को पास करेंगे। तो आर देयर एनी मोर सेक्टर्स और सम मोर कंपनीज व्हिच फॉल अंडर दिस ब्रैकेट? श्योर। तो अभी कंपनी के नाम एक्चुअली मैं नहीं ले पाऊंगी बिकॉज कंप्लायंस लेड है। बट मैं आपको वैसा डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि हमारे साथ जो बिजनेसेस होंगे वो काफी हद तक डायरेक्ट टू कंज्यूमर होंगे। मतलब कंज्यूमर्स, रिटेलर्स बेसिकली उसमें पैसे अवॉइड नहीं कर पाएंगे। तो आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आपको कोविड टेस्ट करवाना है या फिर अगर आपको कोई दूसरा टेस्ट करना है डायबिटीज एक्सेट्रा का, तो आपको एक डायग्नोस्टिक सेंटर के पास जाना ही पड़ेगा। आप ऐसे नहीं बोल पाएंगे कि मैं इसका पेमेंट बाद में करता हूँ, मैं ये टेस्ट थोड़ा छोड़ देता हूँ, आपको करना ही पड़ेगा। तो वो एक है कि आप डायरेक्ट टू कंज्यूमर काइंड ऑफ बिजनेसेस में हम जुड़ना चाहेंगे। ओके, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे ये। सो इसके बाद आपने बैलेंस शीट और डेट के बारे में भी बताया था। तो हाउ डू यू यूज बैलेंस शीट एंड डेट टू आइडेंटिफाई गुड कंपनीज? राइट। सो अभी क्या हो गया है कि सब लोग ने देखा है DHFL का इशू आया, उसमें अगर आप देखो तो क्या हुआ, एवरग्रीनिंग ऑफ फंड्स हुए, एसेट लायबिलिटी मिसमैनेजमेंट हुआ। तो ये सब एक्चुअली कंपनीज को बर्बाद कर देता है। तो हमें वही चेक करना है कि कोई लेवरेज लेता है तो कितना लेता है, क्या वो सस्टेन हो पाएगा। अगर वो कंपनी के पास फॉर इंस्टेंस सफिशिएंट कैश होना चाहिए या एसेट्स होने चाहिए कि उनकी वो लायबिलिटीज को वो आगे जाके पे कर पाए। तो यही सब हम चेक करते हैं हमारे बैलेंस शीट और डेट स्ट्रेस टेस्ट में। सो इज देयर एनी पर्टिकुलर क्राइटेरिया और फिल्टर विच यू यूज के इसके ऊपर अगर डेट होगी तो आई वोंट लुक एट दिस कंपनी, ऐसा कुछ है पैरामीटर? सो पैरामीटर्स तो एक्चुअली बहुत सारे डिफाइन किए हैं। हम लोग एक्चुअली 20 मिलियन डेटा पॉइंट्स लेते हैं और इस पे हमारा स्ट्रेस टेस्ट होता है। सो एक पैरामीटर या ऐसा नहीं है, बहुत सारे कंडीशंस है। एंड डेट डेफिनेटली इज अ वेरी बिग फैक्टर इन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग होना फॉर एनी बिजनेस इज वेरी वेरी एसेंशियल एट दिस पॉइंट इन टाइम। बिकॉज ऐसा नहीं है आप सिर्फ PNL या कैश फ्लो के थ्रू हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे आपका सपोज एसेट शॉर्ट टर्म के लिए है, लायबिलिटीज बहुत लॉन्ग टर्म के लिए है, तो फिर वो कैसे हो पाएगा? आपको दोनों वो भी मैनेज करने पड़ेंगे एट द सेम टाइम। तो इसलिए हम बहुत सारे पैरामीटर्स देखते हैं इन द बैलेंस शीट एंड डेट स्ट्रेस टेस्ट। सो इसके अलावा कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ एंड प्राइसिंग पावर भी आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर रखा है आपकी स्ट्रेस टेस्ट में। तो हाउ डू यू यूज दिस पर्टिकुलर पॉइंट? राइट। तो इसमें ना मैं पहले एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि आप टेलीकॉम बिजनेस को देखिए, क्या हुआ है इंडस्ट्री में। पहले आई थिंक 15 से ज्यादा प्लेयर्स थे, फिर सब कंसोलिडेट होके अभी 2.5 जितने प्लेयर्स रह गए हैं। तो इसमें क्या हुआ है, कंपटीशन जब आता है, एक 2-3 साल पहले एक बड़ा प्लेयर आ गया था जिसके बाद पूरी जो इंडस्ट्री था वो उसने हिला के रख दिया। तो उसके बाद ये हम देखते हैं कि कंपटीशन जब बढ़ता है तब प्लेयर फिर सरवाइव कर पाते हैं कि नहीं, ROC जनरेट कर पाते हैं कि नहीं, वही हम चेक करते हैं ये कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस टेस्ट में। और प्राइसिंग पावर हम क्यों देखते हैं, आप अगर सोचिए, क्योंकि प्राइस लीडर्स होते हैं, सेटर्स होते हैं या प्राइस टेकर्स होते हैं, मतलब फॉलोअर। तो अगर एक कंपनी है इंडस्ट्री में, उसको लगता है कि अरे मेरे रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, मैं अभी क्या करूं, मेरे मार्जिन्स पे असर आएगा, तो उसको प्राइस हाइक करना ही पड़ेगा फॉर अ रिटेलर, फॉर अ कंज्यूमर बेसिकली। तो वो अगर सोचता है कि मैं करूंगा, बट उसका जो लीडर है, मतलब जो एक्चुअली डिक्टेट करता है, जिसके पास ज्यादा मार्केट शेयर है, वो ही अगर नहीं करता है तो इसका नुकसान होगा, क्योंकि सब लोग फिर वो बड़े प्लेयर के पास चले दिस गाय विल लूज हिज बिजनेस। एग्जैक्टली। सो इसलिए वी वांट टू बी विद प्राइस सेटर्स जो खुद डिमांड करते हैं कि मैं प्राइस, ये है मेरा प्राइस, आपको यही भरना पड़ेगा। मतलब द सामने वाला पर्सन हैज नो चॉइस।
तो हम ऐसे बिजनेसेस के साथ जुड़ेंगे और यही हम चेक करते हैं हमारे प्राइसिंग पावर स्ट्रेस टेस्ट में। सो बेसिकली इसमें ऐसी कंपनीज पास होगी जो कि मोनोपोली प्लेयर है या मोनोपोलिस्टिक मार्केट में कुछ लिमिटेड कंपनीज है, सो ऐसी ही कंपनी आई गेस ये स्ट्रेस टेस्ट में पास करेगी। तो टू एन एक्सटेंट इट इज ट्रू कि ये सिर्फ मोनोपोलिस्टिक कंपनीज होंगी या सिर्फ वही टाइप की कंपनीज होंगी, बट दूसरा भी एक है कि जो बड़ी कंपनीज है जिनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क इफेक्ट है या बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जिन्होंने बहुत बड़ा मार्केट शेयर भी ले लिया है, कैप्चर कर लिया है, वो टाइप भी हो सकती है इसमें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्राइस सेटर सिर्फ छोटे ग्रुप या मोनोपोलिस्टिक कंपनीज में ही होते हैं। अगर बहुत सारे कंपनीज होते हैं या बहुत सारे बिजनेसेस इन अ पर्टिकुलर सेक्टर होते हैं, तभी भी जो बड़ा प्लेयर है वो भी डिक्टेट कर सकता है कि मैं ये हूँ, इवन दो उसके पीछे बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर्स हैं। सो इसके अलावा जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पिलर है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और लीडरशिप का है, एंड आई थिंक आज की तारीख में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू पिक एनी ऑफ द कंपनीज। तो हाउ वुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पिक्चर इनटू योर हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क? यस, यू राइटली सेड इट कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अभी के वर्ल्ड में या फिर कभी भी बहुत एसेंशियल हो जाता है, और इसलिए हम लोग ने ये एक पिलर ही बना दिया है टू गिव इट दैट वेटेज। तो इसमें हम बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चेक करते हैं कि आप अगर देखिए बोर्ड में 2 बोर्ड्स होते हैं, एक में है 11 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब 11 टोटल डायरेक्टर्स में से 8 इंडिपेंडेंट है, और दूसरे में सपोज 6 है। तो कौन सा कंपनी ज्यादा इंडिपेंडेंस या अनबायस्ड अप्रोच से डिसीजन ले पाएगा, जिसके पास ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। एग्जैक्टली, सो हम वैसे देखेंगे कि किसके पास ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। और दूसरा एक कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी कितने सालों से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब दे कैन बी एसोसिएटेड विद द कंपनी सिंस इयर्स, 15-20 साल, पर उसके बाद तो मे बी उनको सब अंदर का पता चल गया है, तो फिर वो मे बी वो बायसनेस आ जाता है उनके डिसीजन मेकिंग में। तो हम वो भी चेक करते हैं कि उनका कितने सालों से कंपनी के साथ रिलेशनशिप रहा है एक्सेट्रा। और दूसरा हम देखते हैं वो की मैन रिस्क, जो भी अभी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंडिया की भी एक बड़ी कंपनी है जिसमें हम बेसिकली देखते हैं कि की मैन रिस्क बहुत आ जाता है, ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जो नया पर्सन आता है, नया सीईओ बनता है, उसको ज्यादा कल्चर समझना चाहिए, उसको बिजनेस भी समझना चाहिए, बिकॉज देर आर सो मेनी बिजनेसेस विच आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स नेचर। सो द न्यू पर्सन कमिंग इन, उसको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि वो कर क्या रहा है, ही हैज टू बी रेडी कि वही या फिर बेटर परफॉर्मेंस दे पाए आगे जाके। तो ये सब हम एक्चुअली चेक करते हैं हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्ट्रेस टेस्ट में। सो सेकेंड लास्ट जो स्ट्रेस टेस्ट वाला पॉइंट है वो कैश फ्लो पे है। तो कैश फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, और ये हमने देखा है कि जब क्राइसिस का समय आता है तब जो कंपनीज कैश क्राइसिस वाले टाइम में भी जनरेट कर सकती है तो वो जनरली टेंड टू डू बेटर इन गुड टाइम्स एज वेल। तो हाउ डू यू लुक एट कैश फ्लो, एंड हाउ कैन आवर सिंपल रिटेल इन्वेस्टर्स आल्सो लुक इनटू कैश फ्लो एंड पिक कंपनीज? सो कैश फ्लो भी वापस वो हार्ट जैसा ही हो गया है कोई भी बिजनेस का, एंड 2020 क्लासिक एग्जाम्पल है जहाँ पे कंपनियां निकल गई क्योंकि कैश ही नहीं मिल रहा था वैसा। तो इसमें हम वही देखते हैं कि हम कैश सफोकेट कर देते हैं, मतलब कैश को अगर आप रिड्यूस कर दो कि कंपनी सपोज कैश जनरेट करती ही नहीं है, तो फिर वो सस्टेन कर पाएगी कि नहीं, मतलब उनके पास कितना पोटेंशियल है उसके बाद भी सस्टेन होने का। इसमें हम पैरामीटर्स देखते हैं जैसे कि वो एबिटा टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना जल्दी टर्न अराउंड करते हैं, मतलब जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो सबसे छोटे होने चाहिए, कि आप जो इन्वेंट्री है, रिसीवर डेज है, डेटर डेज है, वो सब आप छोटे से छोटे दिनों में अगर कंप्लीट कर पाते हो, तभी वो आगे जाके जल्दी कैश जनरेट करता है बिजनेस के लिए। तो ये एक बहुत एसेंशियल चीज है जो हम चेक करते हैं कैश फ्लो स्ट्रेस टेस्ट में। सो कैन यू गिव अ एग्जांपल जहाँ पे कुछ कंपनीज जो एक ही इंडस्ट्री में है लेकिन फिर भी सबका जो कैश परफॉर्मेंस है, कैश फ्लो का जनरेशन कैपेसिटी है वो अलग अलग है? राइट, सो मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगी, बट आई कैन टेल यू कि पेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ये हो हम देख चुके हैं और देख रहे हैं एक्चुअली। जो उनका लीडर है वो तो उनका वर्किंग कैपिटल साइकिल इज विद इन अ वीक, बट जो सेकेंड प्लेयर है उसमें उसका अराउंड 47 डेज है,
और जो लास्ट मतलब जो थर्ड प्लेयर है, सॉरी नॉट द लास्ट, थर्ड प्लेयर है, उसमें उनका ओवर 100 डेज जाता है। तो आप देख सकते हो जिनका ओवर 100 डेज जाता है उनको कितना लंबा टाइम लगेगा टू कन्वर्ट उनका जो एबिटा है टू द ऑपरेटिंग कैश या फिर कैश जनरेट करने के लिए। तो वो टर्न अराउंड बहुत स्लो हो जाता है। और जो लीडर है उसका डेफिनेटली कितना जल्दी होता है, तो जल्दी 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 उसके पास कैश आते रहता है उसके बुक्स में, which is very very advantageous for a company to survive. बेसिकली वो जो एक अपन हिंदी में कहावत है कि धंधे में कैश का रोलिंग काफी इंपॉर्टेंट है, तो अगर जो कंपनी कैश का रोलिंग बहुत जल्दी कर पाती है वो बेटर मानी जाएगी। डेफिनेटली। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रेगुलेशन। तो जैसे कि हमने काफ़ी बार देखा है कि बैंकिंग सेक्टर में स्पेशली काफ़ी रेगुलेटेड सेक्टर है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज या इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे रेगुलेशन बहुत ही कहीं कोई केस में रेगुलेशन की वजह से कंपनीज का परफॉर्मेंस बहुत ही बिगड़ जाता है और कहीं पे बहुत ही सुधर जाता है। तो हाउ इज रेगुलेशन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन योर स्ट्रेस टेस्टेड? I think you have only covered it completely because regulation हम exactly वही देखते हैं इसमें कि आप क्या वो ग्रोथ को कर्ब कर देता है या वो ग्रोथ को बढ़ावा देता है। तो हमें जुड़ना है वो कंपनीज के साथ जो ग्रोथ को बढ़ावा देती है। तो आप देखिए तो लिकर जैसी है, टबैको है, वहाँ पे स्टेट वाइज भी कुछ आ जाता है या टैक्सेशन बढ़ जाता है, तो उन्हीं कंपनी में थोड़ा ग्रोथ कर्व हो जाता है। पर आप उसमें देखिए जहाँ पे PLI आता है या फिर गवर्नमेंट कुछ दे देती है उनको, तो वो अच्छा होता है वो सेक्टर के लिए टू ग्रो एज वेल। तो यही हम चेक करते हैं कि हमें उसी कंपनी के साथ रहना है या उसमें इन्वेस्ट करना है जिसमें ग्रोथ को बढ़ावा देती है फ्रॉम अ रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव। सो बेसिकली एक सिंपल सा अगर एनालॉजी ले तो अगर आप एक सेल कर रहे हो विंड वाली जो बोट होती है, तो उसमें रेगुलेशन एक्ट्स लाइक टेल विंड, तो आपको धक्का देगा आगे जाने के लिए। डेफिनेटली दैट दोस काइंड ऑफ कंपनीज वुड डू मच बेटर। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपने हमें एक्सप्लेन किया। जो हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क है उसमें 6 जो पैरामीटर्स है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये 6 पैरामीटर्स को यूज़ करके बहुत ही अच्छी कंपनीज भी ढूंढ पाएंगे। लेकिन आई एम श्योर कि थोड़ा बहुत डिफिकल्ट तो होगा ही, बिकॉज there are 4,500 listed companies in India itself. So how does a common retail investor use this framework and identify good companies? Right. So पहले तो एक्चुअली हम सिर्फ इंडियन कंपनीज को नहीं डालेंगे स्ट्रेस टेस्ट में या हेक्साशील्ड में, हम 67,000 कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब को इसमें डालेंगे और इसमें से सिर्फ 125 कंपनीज क्लियर होती है। तो 40 इंडियन स्टॉक्स है और 85 ग्लोबल स्टॉक्स है। तो आप देख सकते हैं तो मैग्नीट्यूड जो हम कवर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी ही हमें एडवांटेज देता है लेवरेज करने के लिए, और जिससे हम इतने सारे कंपनीज को टेस्ट करते रहते हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो ये एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए करना या फिर मैं भी अगर अकेले बैठने जाऊँ तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा रिसर्च टीम है, डेवलपर्स है, जो सब इसमें जुड़े हुए हैं और ये हेक्साशील्ड डेली रन होता है। हमारा जो NFO है वो अभी चालू है 17 to 31 ऑफ जनवरी। तो इन्वेस्टर्स उसमें ही इन्वेस्ट करके ये एफिशिएंट कंपनीज के साथ जुड़ सकते हैं। तो यही इसी से ही retailers so this is a very good way for retail investors to use stress tested investing and invest in good companies along with a good fund manager. So I am sure कि retail investors should consider investing in the mutual fund. तो अपने फंड के बारे में बात की, तो फंड भी काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर के आ रहा है और काफ़ी चीज़ें तो इंडिया में पहली बार हो रही है। तो आप अपने फंड के बारे में हमें कुछ बताइए। सो हमारा फंड में फ्लेक्सी कैप फंड में 25 स्टॉक होंगे केवल, ओनली 25 स्टॉक्स, और हम हमेशा इन्वेस्टेड रहेंगे इक्विटीज में। हम कैश कॉल्स नहीं लेंगे, डेरिवेटिव्स नहीं करने वाले हैं। तो प्योर इक्विटी फंड है जिसमें 25 स्टॉक होंगे, जिसमें से 65% डिविजन है इंडियन कंपनीज के लिए और 35% है ग्लोबल स्टॉक्स के लिए। ये क्यों किया है? क्योंकि इसका रीजन है कि वो इंडियन टैक्सेशन, लॉन्ग टर्म इक्विटी टैक्सेशन अप्लाई हो सके, इसलिए ये किया है। तो 65% मतलब अराउंड 16 इंडियन कंपनीज है और 9 जितने ग्लोबल स्टॉक्स है। तो ये तो हुआ हमारे फंड का स्ट्रक्चर। इसके अलावा हमने एक और स्ट्रैटेजी डिफाइन की है, हम इसे E3 स्ट्रैटेजी बताते हैं।
E3 मतलब कि हम एफिशिएंट कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे एट एन एफिशिएंट प्राइस, और इसके अलावा हमारा जो चर्न होगा, पोर्टफोलियो चर्न, वो भी एफिशिएंट होगा, जिसकी वजह से कॉस्ट घट सकता है। तो यही हमारा E3 स्ट्रैटेजी है। आई टेक यू थ्रू ईच वन ऑफ देम वेरी ब्रीफली। फर्स्ट वाला एफिशिएंट कंपनीज, हम बोल रहे हैं कि हम एफिशिएंट कंपनीज में डालेंगे। तो ये हम कैसे देखेंगे? तो हम एडजस्टेड आरओसी देखते हैं इसमें, जहाँ पे हम देखते हैं कि इसका ट्रू वैल्यू क्या है, क्या ट्रू रिटर्न्स कितना वो दे पाता है आफ्टर एडजस्टिंग इट फॉर इनटैंजिबल्स, कि वो जो ब्रांड है या फिर जो आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वैसे सब जो एसेट्स है कंपनी के, इनटैंजिबल एसेट्स, वो सब के एडजस्टमेंट करके फिर हम देखते हैं कि उनका आरओसी क्या आता है। और हम लोग ने जैसे राइटली डिस्कस किया कि हमारी बिजनेसेस ऐसी वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर वाली बिजनेसेस है, या फिर जिसने बहुत इंटेंजिबल बना के बहुत मोट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्रिएट कर दिया, या बेसिकली फिर ब्रांड्स या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जिनके पास है, एग्जैक्टली वो वाली कंपनीज, वो वाली कंपनीज, राइट, बिकॉज उनको कॉपी करना नामुमकिन, या नामुमकिन काइंड ऑफ हो जाता है, बिकॉज वो खुद का उनका प्रोप्राइटरी है। ऐसा नहीं है कि आप उसको कॉपी कर सकते हो। अगर आप किधर स्टील प्लांट डालते हो जो आरओसी जनरेट करता है, तो आप कभी भी दूसरा स्टील प्लांट आके वहां पे सेम जगह पे सेम आरओसी जनरेट कर सकता है, और बैंक उसको फंडिंग भी देगा। बट फिर दोनों हो जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, राइट? तो फिर किसी को कैसे पता चले कि ये वाला बेहतर है कि ये वाला बेहतर है? तो इसलिए इंटेंजिबल्स बहुत एसेंशियल हो जाते हैं। तो बेसिकली यही हमारा एफिशिएंट कंपनीज के साथ का डेफिनेशन होता है। फिर हमारा जो सेकंड है, वो हम बोल रहे हैं कि हम एफिशिएंट प्राइस पे लेंगे। अभी हम लोग ने एस्टैब्लिश कर दिया कि हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के साथ इन्वेस्ट करेंगे, या फिर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें थोड़ा प्रीमियम तो जायज़ है, राइट? बिकॉज क्वालिटी ऑलवेज हैज अ प्राइस। ऐसा नहीं है कि आपको वो हमेशा सस्ता में मिलेगा, आपको थोड़ा प्रीमियम देना पड़ेगा। पर हम बोल रहे हैं कि हम इसमें भी फ्री कैश फ्लो यील्ड और दूसरे वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे देखेंगे कंपनीज को, जहाँ पे हम देखेंगे कि हम इसमें बहुत एग्जॉर्बिटेंट वैल्यूएशन पे नहीं ले रहे हैं। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि हम डेफिनेटली जस्टिफाइड प्राइस पे लेंगे या जस्टिफाइड पी पे लेंगे। हम कुछ भी प्राइस पे नहीं लेंगे कि ये चलो ये अच्छा कंपनी है, क्वालिटी है, तो हम कोई भी वैल्यूएशन पे इसको उठा लें। तो इसलिए हम एफिशिएंट कंपनीज विथ एफिशिएंट प्राइस पे लेंगे। और हमारा जो थर्ड है, वो हम बोल रहे हैं कि हम एफिशिएंटली चर्न करेंगे। मतलब हम इन अ ईयर ऐसा नहीं कि बहुत एक्टिविटी करेंगे, बिकॉज एक्टिव फंड मैनेजर्स डजंट मीन कि आप एक्टिविटी बहुत करो। तो इसलिए हम बहुत कम एक्टिविटी करेंगे या बहुत कम, काफ़ी कम पोर्टफोलियो चर्न करेंगे। और इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो कॉस्ट है या फिर ये जो ब्रोकरेज कॉस्ट लगता है, ये सब बहुत कम हो जाएगा, और वो ऑटोमेटिकली एट द एंड लेवल इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे आपने जो बात कही है एक्टिव फंड का एक्टिव होना, मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे स्टॉक्स खरीदो बेचो। तो बट अभी इंडस्ट्री में एक ट्रेंड सा चल रहा है कि मोर एंड मोर फंड हाउसेस आर लॉन्चिंग पैसिव फंड्स, एंड ऑन द अदर हैंड सैमको इज लॉन्चिंग अ एक्टिव फंड। एंड सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड लॉन्चिंग अ एक्टिव फंड? आप ये एक्टिव फंड क्यों लॉन्च कर रहे हैं हम लोग? राइट, सो आप मनी दो तरह के बिजनेसेस के साथ जुड़ के बना सकते हैं। चाहे एक है कि आप बिगेस्ट के साथ लो जो पैसिव हो जाता है इन अ वे, या फिर आप बेस्ट के साथ लो। हम एज अ फंड बोल रहे हैं कि हमें बेस्ट के साथ जुड़ना है, और इसलिए वो हमें अल्फा जनरेट करने में भी मदद करेगा। और आपने जो बताया कि एक्टिव फंड मैनेजर्स का अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है, तो हो क्या रहा है अभी इंडस्ट्री में कि एक कॉन्सेप्ट है इंडेक्स हगिंग या इंडेक्स क्लोजेटिंग। तो काफ़ी एक्टिव फंड मैनेजर्स ऐसा कर रहे हैं कि वो 60 to 80% इंडेक्स के ही वेटेजेस या स्टॉक्स को ले लेते हैं, और उसके अलावा थोड़ा इधर उधर करते हैं। तो इसमें क्या आता है, और इस पे वो लोग ऑलमोस्ट 2% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। तो इसमें अंडर परफॉर्मेंस तो आना ही है, बिकॉज आप पहले तो पैसिव जैसा कॉपी कर रहे हो और उसके लिए आप ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हो फ्रॉम एन इन्वेस्टर। तो इसके लिए एक्टिव फंड मैनेजर्स काफ़ी हद तक अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो हम लोग ने हम क्या बोल रहे हैं एज द 45th म्यूचुअल फंड, हम बोल रहे हैं कि दो येल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स है जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट डिफाइन किया है एक्टिव शेयर। तो ये एक्टिव शेयर पहले तो होता क्या है? एक्टिव शेयर मतलब
आपका पोर्टफोलियो है और बेंचमार्क है। अगर आपका पोर्टफोलियो कंप्लीटली कॉपी करता है बेंचमार्क को, तो इसमें तो कुछ एक्टिव होता नहीं है, तो इसमें एक्टिव शेयर हो जाता है 0%। और अगर आपका पोर्टफोलियो कंप्लीटली डिफरेंट है, अलग है बेंचमार्क से, तो आपका इसमें डेफिनेटली कुछ एक्टिव है, सब एक्टिव है, तो इसमें एक्टिव शेयर हो जाता है 100%। तो हम एज सैमको बोल रहे हैं कि हमारा एक्टिव शेयर हम डेली डिस्क्लोज करेंगे, और हम हमेशा हायर उसमें भी लेवल्स डिफाइन किए, तो जो 60% टू 100% में होते हैं वो जेन्युइनली कुछ एक्टिव देते हैं, उनका एक्टिव शेयर जेन्युइनली मतलब वो एक्टिव कर रहे हैं कुछ। तो हम बोल रहे हैं कि हम हमेशा पहले तो डिस्क्लोज करेंगे हमारा एक्टिव शेयर, और हम हमेशा 75 टू 100% की कैटेगरी में रहेंगे। सो दैट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच आउट। तो बहुत सारी चीज़ें पहली बार हो रही है इस फंड में, तो दैट्स अ गुड थिंग एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फंड। तो इसमें एंट्रीज की तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन एग्जिट्स भी डिफाइन होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप, और ये चीज़ कॉमन है कि इन्वेस्टर्स भी स्टॉक ढूंढ तो लेते हैं, उसमें एंट्री भी ले लेते हैं, लेकिन एग्जिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो व्हाट काइंड ऑफ एग्जिट स्ट्रैटेजी डू यू फॉलो? सो या आपने सही बोला है कि एंट्री के बारे में तो सब बोलते हैं, बट हम लोग एग्जिट भी हम लोग ने डिफाइन कर दिया है, जो काफी डिसिप्लिन्ड अप्रोच है हमारा। तो उसमें 4 लेवल्स हम लोग ने किए हैं, इसमें से एक भी नहीं होता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। पहला है कि सेबी ने बताया है कि एज अ म्यूचुअल फंड हम एक स्टॉक में 10% ही होल्ड कर सकते हैं, तो इसके ऊपर जाता है तो हमें सेल करना पड़ेगा। सेकेंड इज के ये हेक्साशील्ड में जो 6 पैरामीटर है, अगर वो एक भी पिलर को वो ब्रेक कर देता है तो हमें एग्जिट कर देना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बोला कि हम केवल 25 स्टॉक रखेंगे, 25। तो ये हम सिलेक्ट करने वाले हैं ऑन इट्स कंपाउंडिंग एबिलिटी, और इसमें जो 25th है वो कंपाउंडिंग एबिलिटी में एज रैंकिंग आप देखो तो वीकेस्ट हो जाता है। तो अगर हमें कोई बेटर अपॉर्चुनिटी दिखती है या मिलती है, तो वो हम 25वां स्टॉक निकाल के उसको रिप्लेस कर देंगे। हम वैसा नहीं करेंगे कि हम 24 या 26 या 27 स्टॉक्स रखेंगे। तो 25 का वो हम फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद अगर आप पोर्टफोलियो थियोरी या सब जगह देखते हो, इसमें क्या हो जाता है, जो लाइन है रिस्क का लाइन वो फ्लैट हो जाता है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए हेल्प नहीं करता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम सिर्फ 25 स्टॉक रखेंगे। और हमारा जो 4th है वो हम बोल रहे हैं कि जब इसका वैल्यूएशन इनडिफेंसिबल हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि जब उसमें बहुत रिटेलर्स घुस जाते हैं और जो प्रमोटर्स और इंस्टीट्यूशनल्स है वो सब एग्जिट कर जाता है, तब स्टॉक ज्यादा स्पेक्यूलेटिव हो जाता है। और इसलिए हम बोल रहे हैं कि जब रिटेल एंट्री बहुत बढ़ जाएगी किसी स्टॉक में, तब हम थोड़ा एग्जिट कर लेंगे। यस, तो ये हमारा 4 का स्ट्रैटेजी है। ओके, सो द स्ट्रैटेजी इज वेरी वेल डिफाइंड। काफ़ी सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ आप एंट्रीज और एग्जिट्स दोनों डिफाइन कर रहे हो, तो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर अ फंड। सो नाउ आई एम श्योर कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है आगे की जो आपकी जर्नी होगी, वो बाज़ार के साथ साथ काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग फंड। अब हम अपने शो के अंत पे आ चुके हैं, तो वी एंड आवर शो विद a few rapid fire questions, तो I would like to ask a few questions to you as well। तो आपकी सबसे फेवरेट बुक कौन सी है? सो ऑब्वियसली बुक्स तो बहुत सारी है, बट राइड ऑफ अ लाइफ टाइम जो बॉब इगर है, वॉल्ट डिज्नी के एक्स सीईओ और अभी चेयरमैन है, उनके लाइफ के बारे में या उनके जो जर्नी रही है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। और इसमें काफ़ी लीडरशिप की उन्होंने कैसे लीडरशिप एबिलिटीज है या क्या क्या होना चाहिए, ये सब के बारे में बताया है। सो इट्स अ ब्रिलियंट बुक। So what are you watching these days? I am seeing Succession on Disney Hotstar. That is also about a business, very rich, powerful family, and how the children are contemplating their role in the business going forward, and how do they save the company from getting into wrong hands. So it's about all of that. Okay. And what are you learning these days? Learning. So learnings are a lot, but what I have been observing something. I have in the past 1.5 years, what is happening is a lot of retail investors are getting into quick money or getting used to freebies, because you saw a rally. There are so many new demat accounts which opened, so people are used to getting exceptional returns. Then even cryptocurrencies, suddenly they go up, you make a ton of money, but
it's not that this is going to happen always. मार्केट साइकिल जब टर्न होगा तब ऐसे एक्सुबेरेंस या ऐसे एक्सेप्शनल रिटर्न्स आना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो तब लाइफ पूरा एक सर्कल ले लेगा और आपको झटका लगेगा। तो इसलिए आप हमेशा कंसिस्टेंट रहो या कंसिस्टेंट प्लेयर्स के साथ जुड़ोगे तो वो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा। Sure. And what is one life lesson that you would like to share with all of us? So what I've seen is that something that I believe in also is don't let the great be the enemy of the good. मतलब आप फोकस रखिए आपके कंसिस्टेंसी पे, आप हार्ड वर्क कीजिए, बट आप परफेक्शन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो दैट इज समथिंग आई डीपली बिलीव इन, दैट यू कीप वर्किंग हार्ड, you keep having a goal, keep doing things, and you will automatically perfect it. Sure. So absolutely. So thanks a lot, Nirali, for giving us your time. It was wonderful having you in the studio and having this conversation in person. काफी समय के बाद हमें in person conversation करने मिला है, तो thanks to you and thanks a lot for sharing your views. Thank you, Apurva. Thank you for having me on this show. तो ये थी निराली भंसाली जी। इनके साथ हुए इस कॉन्वर्सेशन में हमने बाजार में इनकी जर्नी के बारे में बात की। इसके अलावा हमने सैमको म्यूचुअल फंड के हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क के बारे में भी बात की। ये 6 हेक्साशील्ड फ्रेमवर्क के जो पैरामीटर्स है, ये आपको स्ट्रेस टेस्टेड इन्वेस्टिंग करने में मदद कर सकते हैं। और स्ट्रेस टेस्टेड इन्वेस्टिंग करने का फायदा ये है कि जब तेजी होती है तब सारी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन जब मंदी आती है तो सारी कंपनीज अच्छा नहीं परफॉर्म करती। तो अगर आपने ये स्ट्रेस टेस्टेड इन्वेस्टिंग की होगी तो खराब समय में भी जो कंपनीज आपने सिलेक्ट की है वो बेहतर रिटर्न्स देने का क्षमता रखती है, और अच्छे समय में तो वो अच्छा करती ही है। तो इट इज़ अ विन विन इन बोथ दीज सिचुएशंस। सो ईच एंड एवरी रिटेल इन्वेस्टर शुड कंसिडर डूइंग स्ट्रेस टेस्टेड इन्वेस्टिंग, और स्ट्रेस टेस्टेड इन्वेस्टिंग करने के बाद ही आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए। तो दैट्स ऑल इन टुडेज कॉन्वर्सेशन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहाँ पे हम ऐसी किसी एक गेस्ट के साथ इंसाइटफुल और एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो तब तक के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सैमको के साथ इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू। लोग इन दोनों में भेद या ज्यादा अंतर नहीं समझते हैं। लोग समझते हैं कि मैंने एक अच्छा कंपनी ढूंढ लिया तो इट इज ऑलवेज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। अ गुड कंपनी मे और मे नॉट बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू पे फॉर इट। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.